नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सागर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोग अपने विषयों का रिवीजन कर रहे होंगे। दोस्तों आपकी परीक्षा में अब बहुत कम समय बचा हुआ है। यूपी ट्रिपल एससी पेट की जो परीक्षा है 28 से 29 अक्टूबर को होनी है और इसमें यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा जो पेट का सिलेबस दिया गया है उसमें हम टॉपिक वाइज चीज़ों को रिवाइज कर रहे थे। इसमें हमने कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा है उन्हें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हमने 1947 से लेकर के 1991 तक की अर्थव्यवस्था को देख लिया है पहले पार्ट में, और पंचवर्षीय योजनाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी उसमें देख लिया है, जो कि आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद ज़रूरी हैं। आज हम दूसरे टॉपिक मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में उनको देखेंगे। तो चलिए दोस्तों इसकी शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, सबसे पहले हम अर्थव्यवस्था के प्रकार को देखेंगे। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है, तो इसको हम नियंत्रण के आधार पर सबसे पहले देखेंगे कितने प्रकार की होती है, फिर विकास के आधार पर देखेंगे कितने प्रकार की होती है, फिर वैश्विक संबंधों का जो वर्गीकरण है उसके आधार पर देखेंगे कितनी प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं नियंत्रण के आधार पर। ठीक है, नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था कितनी प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, उनमें से पहली कौन सी है, उदारवादी अर्थव्यवस्था। इसे क्या बोला जाता है, लिबरल इकोनॉमी बोला जाता है। सामाजिक अर्थव्यवस्था, ठीक है, इसे सोशलिस्ट इकोनॉमी बोला जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसे मिक्स्ड इकोनॉमी बोला जाता है। ठीक है, और विकास के आधार पर जब हम वर्गीकरण करते हैं तो इसमें पहली अर्थव्यवस्था कौन सी है, तो ये अविकसित अर्थव्यवस्था होती है, इसे अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी कहा जाता है। अल्प विकसित तथा विकासशील अर्थव्यवस्था, इसे लेस डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमी कहा जाता है। ठीक है, विकसित अर्थव्यवस्था, इसे डेवलप्ड इकोनॉमी कहा जाता है। इसके आधार पर भी 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। लेकिन जब हम वैश्विक अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था को डिवाइड करते हैं तो ये 2 प्रकार की होती है, एक खुली अर्थव्यवस्था और एक बंद अर्थव्यवस्था। संक्षेप में हम आपको इसे समझा देते हैं। नियंत्रण के आधार पर जो अर्थव्यवस्था है सबसे पहले उसको देखते हैं। दोस्तों हो सकता है आपको ये टेबल थोड़ा सा देखने में असुविधा हो रही हो, लेकिन एक साथ रहेगी तो चीज़ें आपको समझने में थोड़ा आसान रहेगी। ठीक है, अब नियंत्रण के आधार पर जब हम अर्थव्यवस्था को डिवाइड करते हैं तो उसमें जो हमारी पहली अर्थव्यवस्था होती है उदारवादी अर्थव्यवस्था। उदारवादी अर्थव्यवस्था में जो है अहस्तक्षेप की नीति अपनाई जाती है और निजी स्वामित्व को प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, यानी कि इसमें सरकार के द्वारा जो भी फर्म्स वगैरह हैं, कंपनियां जो भी इस्टेब्लिश की जाती हैं उसमें बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किया जाता है और उसमें निजी क्षेत्र की जो भागीदारी अधिक होती है, यानी कि उसमें पूंजी किसकी ज़्यादा लगी रहती है, निजी क्षेत्रों की। ठीक है, और इसमें सरकार रेगुलेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं करती है। ठीक है, उन्हें छूट प्रदान करती है उदारवादी अर्थव्यवस्था में, और इसमें जो है प्रतियोगिता पर बल दिया जाता है। वर्तमान में बहुत सारी जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं हैं वहाँ पर क्या किसको प्राथमिकता दी जा रही है, उदारवादी अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता दिया जा रहा है। यही वजह है कि बहुत सारी नई नई निजी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं वो खुल रही हैं और लोगों की डिमांड के अनुसार सप्लाई कर रही हैं वस्तुओं एवं सेवाओं की। ठीक, मांग एवं आपूर्ति के नियमों के आधार पर इसका वितरण किया जाता है, यानी कि इसमें सरकार यह डिसाइड नहीं करती है कि किस वस्तु का कितना उत्पादन करना है और किस क्षेत्र में उसका वितरण करना है। इसको कंपनियां खुद मापन करके लोगों की डिमांड के अनुसार जो लोगों की आवश्यकता होती है उसको निजी क्षेत्र की कंपनियां उपलब्ध करवाती हैं। ये मांग और आपूर्ति के सिद्धांत पर काम करती है। ठीक है, बाजार की शक्तियाँ केंद्र में जो होती हैं निहित होती हैं। बाजार की शक्तियाँ किस में निहित होती हैं, केंद्र में निहित होती हैं। मतलब बाजार में जो भी चीज़ें लोगों की डिमांड होगी उसी के अनुसार चीज़ें उत्पादित की जाएंगी, उनका वितरण किया जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। अभी हमने उदारवादी अर्थव्यवस्था को देखा है, अब समाजवादी अर्थव्यवस्था को देखते हैं। इसमें जो है संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें जो राज्य के महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं, खनिज संसाधन या अन्य जो भी संसाधन होते हैं उन पर सरकार का अधिकार होता है और सरकार इस बात को तय करती है कि किस चीज़ का कितना उत्पादन करना है, कितना वितरण करना है, किस वर्ग को कितना देना है। सारा स्वामित्व जो है सरकार के पास रहता है और सरकार डिसाइड करती है। इसमें बाजार की शक्तियों द्वारा मांग, आपूर्ति तथा प्रतियोगिता जैसे तत्व अनुपस्थित होते हैं, यानी कि इसमें बाजार की मांग के अनुसार चीज़ें नहीं उपलब्ध करवाई जाती हैं। इसमें सरकार जो चाहती है उसके अनुसार चीज़ें उपलब्ध करवाई जाती हैं। जैसे सरकार चाहेगी तो कोटा के तहत बहुत सारे लोगों को अन्न वितरण की योजना चला रही है, तो वो सरकार डिसाइड करती है कि कितना अन्न हमें बांटना है, किन किन वर्गों को फ़ायदा पहुँचाना है। ठीक है, इसमें बाजार शक्तियों का बहुत ज़्यादा
तत्व जो होता है वो अनुपस्थित होता है। योग्यता और आवश्यकता के अनुसार वितरण, इसमें सरकार डिसाइड करती है कि किस व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कौन सी नौकरी दी जाए, कौन सी सेवाएं दी जाएं, वो सारी चीज़ें इसमें अंदर आती हैं। राज्य की जो कल्याणकारी भावना होती है, इसमें जो समाज के पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं और जैसे महिलाएं हो गई, बच्चे हो गए, अन्य विकलांग लोग हो गए, इन सभी लोगों को प्राथमिकता दी जाती है सरकार के द्वारा। उनको अन्य विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं हैं, वस्तुएं हैं, उनको थोड़ा छूट पर भी उपलब्ध करवाई जाती हैं, क्योंकि जन कल्याण की जो भावनाएं होती हैं उसमें सरकार की प्राथमिकता होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में देखते हैं तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो होती है, इसमें संसाधनों पर राज्य और निजी क्षेत्र दोनों का स्वामित्व होता है। यानी कि इसमें कुछ मात्रा में सरकार रेगुलेशन तो करती है, लेकिन अधिक मात्रा में जो है वो निजी क्षेत्र की भी भागीदारी रहती है। इनमें पारस्पर सामंजस्य की चीज़ें दिखाई देती हैं। बाजार और गैर बाजार दोनों के घटक मिश्रित होते हैं। आप सभी को पता है, आपने उदारवादी देखा है, समाजवादी देखा है। अब आप इन दोनों को मिला दीजिएगा तो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाएगी। ठीक है, मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित मूल्य पद्धति पर आधारित है, यानी कि इसमें दोनों के तत्व दिखाई देते हैं। निजी स्वामित्व की जो अवधारणा इसमें नहीं होती है। ठीक है, इसमें निजी स्वामित्व की जो अवधारणा है पूर्ण रूप से नहीं होती है। काफ़ी मात्रा में निजी स्वामित्व की भागीदारी रहती है, लेकिन केवल निजी स्वामित्व का एकाधिकार नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से सवाल अक्सर एक आधा जो कॉन्सेप्चुअल सवाल बनता है, यहाँ से ज़रूर सवाल पूछा जाता है, इसलिए आप इसे थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब हम आइए देख लेते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। भारतीय अर्थव्यवस्था को जब हम बांटते हैं तो उसे हम किस किस तरह से देख सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को हम सबसे पहले दो क्षेत्रों में बांट सकते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत किस प्रकार की चीज़ें आती हैं, तो विभागीय उपक्रम आते हैं इसके अंतर्गत, वैधानिक निगम आते हैं, और सरकारी जो कंपनियां होती हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। लेकिन निजी क्षेत्र के अंतर्गत जो है एकल स्वामित्व वाले क्षेत्र कंपनियां आती हैं, साझेदारी फर्म्स आती हैं, संयुक्त हिंदू परिवार के अंतर्गत जो कंपनियां गठित होती हैं वो आती हैं, सहकारी समितियां आती हैं। ध्यान रखिएगा, सहकारी समितियां जो हैं वो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। और संयुक्त पूंजी कंपनी जो होती हैं, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनियां इसके अंदर दोनों आती हैं, और बहुराष्ट्रीय निगम इसके अंतर्गत आती हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। चलिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अंतर में देख लेते हैं, क्योंकि इनसे कई बार अक्सर जो है कॉन्सेप्चुअल सवाल बन जाते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो है परिसंपत्तियों पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है। ठीक है, जो भी संसाधन होते हैं उन पर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता है, और इसके अंतर्गत जो है सभी सेवाएँ जो हैं किसके द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है, तो सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, अधिकतम सामाजिक कल्याण की भावना को क्या करता है, प्राथमिकता देता है। ये इसके अंतर्गत क्या है, रोजगार को सुरक्षा प्रदान की जाती है सरकार के द्वारा। जिन भी व्यक्तियों को रोजगार नहीं प्राप्त होता है, कई बार उन्हें सरकार के द्वारा रोजगार भत्ता दिया जाता है और उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाता है। और इसमें जो है निजी क्षेत्र के बारे में देखते हैं। इसमें जो है परिसंपत्तियों पर निजी स्वामित्व होता है। ठीक है, इसमें परिसंपत्तियों पर निजी स्वामित्व होता है। इसमें वस्तुएं एक व्यक्ति या कंपनी उपलब्ध करवाती है। अधिकतम लाभ कमाना इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, निजी क्षेत्र की जो भी कंपनियां होती हैं, आप सभी को पता है, वो अपना अधिकतम लाभ कमाने का प्रयास करती हैं, और इसमें रोजगार व श्रमिक जो है असुरक्षित होते हैं। यानी कि कंपनियां किसी भी समय यदि उनका लाभ कम हो रहा है तो वो कर्मचारियों को निकाल देती हैं, उनके लिए कोई सुरक्षा भत्ता नहीं प्रदान करती हैं। बहरहाल अब सरकार के द्वारा कई सारे ऐसे नियम बनाए गए हैं जिनके आधार पर कंपनियां सुरक्षा भत्ता प्रदान करती हैं, लेकिन अभी भी जो असंगठित क्षेत्र के रोजगार हैं उनमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य क्या है, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, एक या साथ दोनों दिखाई देते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट आपसे बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार सवालों में पूछा गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य क्या है, तो जहाँ पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की दोनों की भागीदारी साथ साथ दिखाई दे उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए देख लेते हैं अब हम हरित क्रांति के बारे में, क्योंकि इससे भी बहुत बार सवाल बना है, तो इसको भी देख लेते हैं। दोस्तों हम इसमें कोई भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लिया जाए, जिससे आपके जो भी सवाल आएँ आपको यहीं से वो सारी चीज़ें मिल जाएँ, आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। ठीक है, हरित क्रांति के बारे में देख लेते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। तो हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1966 से 67 में की गई थी। कब की गई थी, 1966 से 67 के दौरान की गई थी भारत में।
जिसमें अधिक उपज देने वाले बीजों को बोया गया तथा कृषि की जो नई तकनीकें हैं उनका प्रयोग किया गया, जिससे फसल उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई, इसे ही हरित क्रांति कहा जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हरित क्रांति होती क्या है, तो आप उसमें बताएंगे 1966-67 के दौरान भारत में अधिक उपज देने वाली जो फसलें बोई गई थी और नई तकनीकों का उपयोग किया गया था, जिसकी बदौलत फसल उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई है, इसे ही हरित क्रांति कहा जाता है। ठीक है। नॉर्मन ई बोरलॉग जो हैं विश्व हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। विश्व हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं, तो नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है। एम एस स्वामीनाथन जो है भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ये कई बार दोनों सवाल पूछे गए हैं। ठीक है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो एम एस स्वामीनाथन। हरित क्रांति के अंतर्गत बड़े पैमाने पर अधिक उपज देने वाले उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग आरंभ हुआ है। इसके साथ ही भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप गेहूं, मक्का और चावल जैसे खाद्यान्नों के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है। ठीक है। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किन फसलों पर पड़ा है, तो गेहूं, मक्का और चावल पर। द्वितीय हरित क्रांति की भी बात की जा रही है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। भारत में द्वितीय हरित क्रांति का लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक और तकनीकी का विस्तार करना है। द्वितीय हरित क्रांति का लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समाकलन करना है। ठीक है। इसमें केवल फसलों को ही बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, इसमें पशुपालन और सामाजिक वानिकी के साथ मत्स्य पालन जैसे अन्य कृषि के जो क्षेत्र हैं उनको शामिल किया जाएगा। ठीक है। वर्ष 2006 के विज्ञान कांग्रेस में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने द्वितीय हरित क्रांति का आह्वान किया था। द्वितीय हरित क्रांति का आह्वान कब किया गया है, तो 2006 में किया गया है विज्ञान कॉन्फ्रेंस के दौरान। किसके द्वारा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। द्वितीय हरित क्रांति के अंतर्गत उन्नत किस्म के जो बीज हैं का चयन क्षेत्रीय भूमि के आधार पर किया गया है। इसमें मोटे अनाजों के उत्पादन पर भी ध्यान दिया गया है, ध्यान रखिएगा इसे। चलिए द्वितीय हरित क्रांति के बारे में अन्य बिंदुओं को देख लेते हैं। द्वितीय हरित क्रांति के अंतर्गत जैव प्रौद्योगिकी, आनुवांशिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रयोग के द्वारा अधिक उत्पादकता एवं गुणवत्तापूर्ण बीजों के विकास पर ध्यान दिया गया है। द्वितीय हरित क्रांति में टपकन सिंचाई एवं फव्वारा सिंचाई जैसे सिंचाई के उन्नत एवं पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल संसाधनों का उपयोग किया गया है और इस पर जोर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, कृषि के क्षेत्र में जो बहुत सारी क्रांतियां शुरू की गई हैं, इनसे संबंधित बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं, तो आपको इन्हें भी ध्यान रखना है एक साथ यहीं पर। हरित क्रांति जो है इसका संबंध किससे है, तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है ये। श्वेत क्रांति जो है ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत का मतलब क्या होता है, सफ़ेद होता है, दूध भी सफ़ेद होता है, इसलिए श्वेत क्रांति का जो संबंध है आपको याद रखने के लिए दुग्ध उत्पादन से है, ऐसे जोड़ सकते हैं आप। पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो तिलहन उत्पादन से है, संबंधित है। नीली क्रांति का उत्पादन किससे है, तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति का संबंध किससे है, मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, चलिए देखते हैं सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, तो फलों के उत्पादन से है। ठीक है, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, फलों के उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो झींगा उत्पादन से है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो झींगा उत्पादन से है। भूरी या ग्रे क्रांति का संबंध किससे है, तो उर्वरक उत्पादन से है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भूरी या ग्रे क्रांति का संबंध किससे है, तो उर्वरक उत्पादन से है। रजत क्रांति का संबंध किससे है, तो अंडा एवं मुर्गी पालन से है। ठीक है, अंडा एवं मुर्गी पालन से संबंधित है। या ब्लैक क्रांति का संबंध किससे है, तो खनिज तेल में आत्मनिर्भरता हासिल करने हेतु या कोयला के क्षेत्र में क्रांति लाना है, इससे संबंधित है ब्लैक क्रांति। और खाकी क्रांति किससे संबंधित है, तो ये चमड़ा उत्पादन से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, खाकी क्रांति का संबंध किससे है, तो चमड़ा उत्पादन से है। व्हाइट गोल्ड क्रांति का संबंध किससे है, तो कपास उत्पादन से है। ठीक है, स्वर्ण रेशा क्रांति का संबंध किससे है, तो जूट उत्पादन से है। ठीक है, स्वर्ण रेशा क्रांति का संबंध किससे है, तो जूट उत्पादन से है। गोल क्रांति किससे संबंधित है, तो आलू उत्पादन से। ठीक है, गोल क्रांति जो है आलू उत्पादन से संबंधित है। ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित है, तो चाय उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, ग्रीन गोल्ड क्रांति जो है चाय उत्पादन से संबंधित है। हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है, तो बांस उत्पादन से संबंधित है। हरित सोना क्रांति किससे संबंधित है, तो बांस उत्पादन से संबंधित है। आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि कई बार ये इनसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने कई सारी महत्वपूर्ण फैक्ट को कवर कर लिया है। चलिए आगे की चीज़ों को देखते हैं। भारत में हरित क्रांति का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या था, तो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करना।
गोल क्रांति किससे संबंधित है? अभी हमने आपको बताया आलू उत्पादन से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति के समय प्रधानमंत्री कौन था? तो इंदिरा गांधी थी। आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। भारत में हरित क्रांति के समय जो है प्रधानमंत्री कौन थी भारत की? तो वो इंदिरा गांधी थी। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन ई बोरलॉग। अभी हमने आपको बताया। HYV कार्यक्रम को भारत में भी कहा जाता है तो नव कृषि नीति। तो ये HYV का फुल फॉर्म क्या है? हाई वैरायटी यील्ड के जो कार्यक्रम है, इसके तहत बहुत सारे अच्छे उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग किया जाता है, तकनीक का उपयोग किया जाता है और इसे ही नव कृषि नीति कहा जाता है। ठीक है। गुलाबी क्रांति संबंधित है, प्याज उत्पादन से संबंधित है। यह नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, किस देश से संबंधित हैं? तो ये अमेरिका से संबंधित है। आपको याद होगा कि विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को। और ये कहाँ से संबंधित हैं? तो ये अमेरिका से संबंधित हैं। ठीक है। हरित क्रांति का अर्थ क्या है? तो हरित क्रांति का अर्थ जो है कृषि में आधुनिक विधियों का प्रयोग करके प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना है। आपको सिंपल से शब्दों में इतना बताना है कि हरित क्रांति का अर्थ क्या है। तो कृषि के जो आधुनिक विधियों के द्वारा प्रति एकड़ में जो फसल है उसका उत्पादन बढ़ाना है। ठीक है। भारतीय हरित क्रांति के दौरान अनाजों का अत्यधिक उत्पादन किया गया है। कौन से अनाजों का? तो गेहूं और चावल का। आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि गेहूं और चावल का जो है सबसे अधिक उत्पादन किया गया है हरित क्रांति के दौरान। हरित क्रांति से भारत के कौन से जो है राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं? तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि हरित क्रांति के द्वारा जो पहली हरित क्रांति शुरू की गई थी 66-67 के दौरान, तो उससे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है सर्वाधिक लाभान्वित हुए थे। क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की है। तो पीली क्रांति ने। कौन सी क्रांति ने? तो पीली क्रांति ने जो है तिलहनों के क्षेत्र में उत्पादन में वृद्धि की है। भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन है? तो MS स्वामीनाथन है। अभी आपको हमने बताया है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस गया है किस फसल के में? तो गेहूं में। ठीक है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया है तो किस फसल में? तो गेहूं में। ठीक, ध्यान रखिएगा इसे। चलिए दोस्तों, इसके अगले टॉपिक दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड के बारे में देख लेते हैं संक्षेप में, क्योंकि इससे भी कई बार सवाल बन जाते हैं। तो श्वेत क्रांति की भारत में शुरुआत 1964-65 में सघन पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दूध के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न करके उत्पादकता को बढ़ाने के लिए इसको शुरू किया गया था। यानी कि आपको सिंपल सा याद रखना है, श्वेत क्रांति की शुरुआत क्यों की गई थी? क्योंकि दूध के क्षेत्र में जो है उत्पादकता को बढ़ाना था। ठीक है। कब शुरू किया गया था इसे? 1964-65 में इसे शुरू किया गया था। इसे 3 चरणों में शुरू किया गया था। आइए उसे भी देख लेते हैं थोड़ा। ऑपरेशन फ्लड जो है 3 चरणों में लागू किया गया था। प्रथम चरण में 1970 से 1978 के मध्य किया गया था। ठीक है। दूसरा चरण जो है 1978 से 85 के मध्य और तीसरा चरण जो है 1985 से 95 के मध्य। ठीक है। ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अब आपके लिए जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि कई अन्य महत्वपूर्ण जो संस्थान है इससे संबंधित, उसको ध्यान रखना है आपको। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI जो है, ये इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो करनाल में है। बहुत बार पूछा गया सवाल है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का जो मुख्यालय कहाँ पर है? तो करनाल में है। मानसिंह इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग, ये कहाँ पर है? मेहसाना, गुजरात में है। ठीक है। मानसिंह इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है? तो मेहसाना, गुजरात में है। GE देसाई ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है? तो ये पालनपुर, बनासकांठा, सिलीगुड़ी, जालंधर और इरोड में है। ये कई जगहों पर है। ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI के द्वारा कुछ क्लोन को विकसित किया गया है। इसके महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। चलिए उनको देख लेते हैं बहुत जल्दी से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट देख लेते हैं एक बार। समरूपा जो है 6 जनवरी 2009 को जन्मी विश्व की भैंस का प्रथम क्लोन है और यह मात्र 6 से 7 दिनों तक जीवित रही है। और गरिमा जो है 6 जून 2009 को जन्मी विश्व की प्रथम क्लोन भैंस है। यह 2 वर्ष 2 माह तक जीवित रही है। गरिमा 2 जो है 22 अगस्त 2010 को जन्मी भैंस का क्लोन है। आपको ध्यान रखना है, एक पहले क्लोन जो जन्मी थी गरिमा द्वितीय, इससे महिमा का जन्म हुआ है। ठीक है। गरिमा द्वितीय, गरिमा 2 ने इसे जन्म दिया है, महिमा को। ठीक है। पूर्णिमा जो है एक वयस्क मादा भैंस का दैहिक कोशिका से 6 सितंबर 2023 को जन्मी क्लोन है। यह क्लोन जो है 25 सितंबर 2013 तक जीवित रही है। लालिमा जो है 2 मई 2014 को जन्मी मुर्रा भैंस का क्लोन है। ठीक है। स्वरूपा जो है 1 अगस्त 2015 को जन्मी भैंस का क्लोन है। हिसार गौरव जो है 11 दिसंबर 2015 को जन्मी भैंस का क्लोन है। ये सारे भैंस के क्लोन हैं।
ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, नहीं भी ध्यान रखेंगे तो भी चलेगा। दोस्तों जहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा वहाँ पर मैं चीज़ें आपको ज़रूर बताते रहूँगा, ठीक है। चलिए अगला महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। ऑपरेशन फ्लड 2 का संबंध किससे है? तो दुग्ध आपूर्ति से, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड 2 का संबंध किससे है? दुग्ध आपूर्ति से। श्वेत क्रांति का संबंध जिस उद्योग से है तो वह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, ठीक है। दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। वर्ष 1970 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने ऑपरेशन फ्लड नाम से एक परियोजना को शुरू किया था, जिसे इस नाम से भी जाना जाता है, श्वेत क्रांति, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये कब शुरू की गई थी? तो ये 1970 में नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने इसको शुरू किया था ऑपरेशन फ्लड के नाम से, और इस परियोजना को जो है श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत में ऑपरेशन फ्लड को कितने चरणों में लागू किया गया है? तो 3 चरणों में। ध्यान रखिएगा भारत में ऑपरेशन फ्लड को कितने चरणों में लागू किया गया है? तो 3 चरणों में लागू किया गया है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई है? 1965 में। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट सवाल है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई है? तो 1965 में की गई है। दूध देने वाले मवेशियों का प्रजनन, देखभाल, दूध की खरीद तथा दूध के विभिन्न उत्पादों के रूप में प्रोसेसिंग इसके अंतर्गत आती है। तो किसके अंतर्गत आती है? तो डेयरी फार्मिंग के अंतर्गत, ठीक है। दूध देने वाले जो मवेशी हैं उनका प्रजनन, देखभाल और दूध की खरीद तथा दूध के जो विभिन्न उत्पाद हैं उनके रूप में जो प्रोसेसिंग करके इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है इन सबको प्रक्रियाओं को, तो डेयरी फार्मिंग के अंतर्गत। चलिए दोस्तों देख लेते हैं बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ है और उसमें जो सुधार किए गए हैं, इनसे संबंधित कई बार सवाल बने हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। 1 जनवरी 1949 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया है। आपको ध्यान रखना है 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया है। मार्च 1949 में भारतीय बैंकिंग अधिनियम को पारित किया गया है। कब? तो मार्च 1949 में भारतीय बैंकिंग अधिनियम को पारित किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित बैंकों का निरीक्षण करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को व्यापक अधिकार प्रदान किए गए हैं। आपसे सवाल इस तरह से भी बन सकता है, भारतीय रिजर्व बैंक को अनुसूचित बैंकों का निरीक्षण करने के लिए जो व्यापक अधिकार दिए गए हैं, किसके तहत दिए गए हैं? मार्च 1949 में जो भारतीय बैंक अधिनियम पारित किया गया है उसके अंतर्गत दिए गए हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया है। इसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया है, ठीक है। कब? 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया है और इसका नाम बदलकर जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर जिन वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है प्रथम चरण में, उसको दिया गया है, तो आपको इसमें सिर्फ एक सेंटेंस ध्यान रखना है कि 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है, ठीक है। आपसे सवाल इस तरह से पूछा जाएगा, तो प्रथम चरण में 14 बड़े राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया है, कब किया गया है? तो 19 जुलाई 1969 को किया गया है। आपसे दूसरी तरह से सवाल ये बन सकता है कि 19 जुलाई 1969 को कितने बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है? तो आपको बताना है 14 वाणिज्यिक बैंकों का, ठीक है। और इनके नाम आपको नहीं याद रखना है क्योंकि नाम जो है याद हो भी नहीं सकते अब इतने कम समय में चीज़ें। एक बार मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, सिंडिकेट बैंक, देना बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, इलाहाबाद बैंक, केनरा बैंक और इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये वो 14 बड़े बैंक हैं जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। और द्वितीय चरण में आपको ध्यान रखना है कि वो कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है? तो 15 अप्रैल 1980 को, कब? 15 अप्रैल 1980 को 6 वाणिज्यिक बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया है। इनमें कौन कौन सी बैंकें हैं? तो आंध्र प्रदेश बैंक लिमिटेड, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, कॉरपोरेशन बैंक लिमिटेड, पंजाब एंड सिंध बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, विजया बैंक, ठीक है। बैंकिंग सुधार के संबंध में जो अन्य काम किए गए हैं उनको भी देख लेते हैं थोड़ा संक्षेप में। सुदृढ़ बैंकों का विलय कमजोर बैंकों के साथ नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। इसमें कुछ नियम बताए गए हैं। सुदृढ़ बैंकों का विलय जो है कमजोर बैंकों के साथ नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे सुदृढ़ बैंकों की आस्तियों एवं गुणवत्ता पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। देश के कतिपय बड़े बैंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए, ठीक है। देश के जो बैंक हैं उनको बड़े बैंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए। कमज़ोर बैंकों की जो है पुनर्स्थापना हेतु नैरो बैंकिंग की अवधारणा को अपनाया जाना चाहिए, ठीक है।
कमज़ोर बैंकों की जो पुनर्स्थापना है उनके लिए नैरो बैंकिंग की जो अवधारणा है उसको अपनाया जाना चाहिए। बैंकों को स्वयं ब्याज दरें तय करने की छूट दिया जाना चाहिए। प्राथमिक क्षेत्र में ऋण प्रदान को रोक दिया जाए जिससे बैंकों का जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उसमें कमी लाई जा सके। ठीक है। बैंक में प्रत्येक वयस्क का एक खाता हो। ठीक है। बैंक में प्रत्येक वयस्क का एक खाता हो। अलग अलग क्षेत्रों, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक जो सेवा क्षेत्र है के लिए अलग अलग बैंक होने चाहिए। एक ही बैंक में तीनों प्रकार की जो क्रियाएं हैं वो नहीं की जानी चाहिए। तीनों क्रियाओं के लिए अलग अलग बैंक होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं भारत में स्थापित जो महत्वपूर्ण बैंक हैं उनके स्थापना वर्ष के बारे में, क्योंकि इनसे सवाल पूछा नहीं जाता है, लेकिन कई बार जाने अनजाने में पूछ लिया जाए तो आपके चीज़ें गलत ना हो। ठीक है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब की गई थी? तो 1770 में। ठीक है। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी? तो 1806 में स्थापित किया गया था इसे। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब की गई थी? तो 1840 में। ठीक है। आपको सबसे पहले कौन सी बैंक स्थापित होते दिख रही है? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है 1770 में स्थापित हुई थी। बैंक ऑफ मद्रास जो है 1843 में स्थापित हुई थी। इलाहाबाद बैंक जो है 1865 में बनी थी। अवध कमर्शियल बैंक जो है 1881 में बनी थी। पंजाब नेशनल बैंक जो है 1894 में बनी थी। बैंक ऑफ इंडिया जो है 1906 ईस्वी में बनी थी। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है 1908 ईस्वी में स्थापित किया गया था इसे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है 1911 में, ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है कब स्थापित की गई थी? तो ये 1911 में स्थापित की गई थी। इंपीरियल बैंक कब बनी थी? तो ये 1921 में बनी थी। बैंक ऑफ मैसूर जो है 1913 में बनी थी। बैंक भारतीय स्टेट बैंक जो है 1955 में, ध्यान रखिएगा, भारतीय स्टेट बैंक जो है 1955 में स्थापित हुई थी। आईडीबीआई बैंक जो है 1964 में स्थापित हुई थी। आईसीआईसीआई बैंक जो है 1994 में। एचडीएफसी बैंक जो है 1994 में। एक्सिस बैंक जो है 1993 में स्थापित हुई थी। भारत में जो भारतीय रिजर्व बैंक है इसके बारे में थोड़ा सा स्ट्रक्चर दी गई है, इसको देख लेते हैं। बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक है जो है भारत का या केंद्रीय बैंक है, आपको ध्यान रखना है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक। इसके अंतर्गत जो है अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंकों को शामिल किया जाता है। और अनुसूचित बैंकों के अंतर्गत कौन कौन से बैंक आते हैं? तो विदेशी बैंक आते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आते हैं, निजी क्षेत्र के बैंक आते हैं। और इसमें भी जो है सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अन्य राष्ट्रीयकृत जो बैंक हैं उनको शामिल किया जाता है। और सहकारी बैंक के अंतर्गत किनको शामिल किया जाता है? तो शहरी सहकारी बैंक को शामिल किया जाता है और ग्रामीण सहकारी बैंकों को शामिल किया जाता है। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट जो हैं जिनसे सवाल बने हैं, ठीक है, उनको देखते हैं। भारत में किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत की है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने। ठीक है, भारत में किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत की है? तो किसने? आईसीआईसीआई बैंक ने। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय बैंक, ध्यान रखिएगा। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया है? तो भारतीय स्टेट बैंक, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1935 में। वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में कितने बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था? अभी हमने आपको बताया था, तो ये 6 बैंकों का। ठीक है, वाणिज्यिक बैंकों के जो है दूसरे राष्ट्रीयकरण में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था प्रथम वाला जो है 1969 में। ठीक है, भारत में बैंकों का प्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो वर्ष 1969 में किया गया था। और इसमें जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, आपको ध्यान रखिएगा। भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में शामिल है? तो अग्रिम और निवेश दोनों शामिल है। ठीक है, भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में क्या क्या शामिल है? तो अग्रिम और निवेश जो है दोनों को शामिल किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्ष का चयन कौन करता है? तो बैंक बोर्ड ब्यूरो। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक हैं उनके अध्यक्षों का जो चयन है किसके द्वारा किया जाता है? तो बैंक बोर्ड ब्यूरो के द्वारा किया जाता है। दोस्तों 2020 में यह यूपीएससी में भी यह स्टेटमेंट बना था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करता है? तो नाबार्ड बैंक, ध्यान रखिएगा।
कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन देने वाला बैंक कौन सा है? तो नाबार्ड बैंक है। भारत में मौद्रिक नीति का उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ठीक है, भारत में मौद्रिक नीति का उपकरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? आपको ध्यान रखना है, नहीं पूछा गया है। तो कर परिवर्तन जो है मौद्रिक नीति का उपकरण नहीं है। वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक का वित्तीय वर्ष क्या है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। कब से? 1 अप्रैल से 31 मार्च। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है? तो आरबीआई। ठीक है, मुद्रा एवं वित्तीय जो मामले हैं उनमें सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन है? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारत में विदेशी विनिमय संचयन का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ठीक है, भारत में विदेशी विनिमय संचयन का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? तो आरबीआई। आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में किसके द्वारा किया जाता है? तो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसे सरकार के द्वारा नहीं बनाया जाता है, आरबीआई के द्वारा बनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंकों को करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है, तो कितने तक? 10,000 तक। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक जो है कितने तक के नोटों को छाप सकती है? तो 10,000 तक के नोट छाप सकती है। ठीक है, अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जो है जिस ब्याज दर पर वाणिज्यिक बैंकों को उधार देती है उसे रेपो दर कहा जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, तो इसको रेपो दर कहा जाता है। और जिस रेट पर जो है आरबीआई बैंकों से लेती है उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर रेपो रेट होगा। और जिस ब्याज दर पर आरबीआई बैंकों से खरीदती है उसे रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। दोस्तों, यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण फैक्ट्स को कवर कर लिया है। इसके बाद की जो सारी चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई करते रहिए। दोस्तों, चलते चलते आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारा प्रयास पसंद है, हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को ऑन कर लेना, जिससे आपको कोई भी वीडियो अपलोड जो भी हो आपको समय रहते सूचना मिल जाए और आप उसे बेहतर तरीके से समय रहते रिवाइज कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।